हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिक्स्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 1 के पार्ट बी की। ठीक है, यूनिट 1 के पार्ट ए को मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, हमारे चैनल पे वो अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप पहले उसे देखें। सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए और क्वेश्चन पेपर के आंसर्स और क्वेश्चन पेपर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 6th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस है और आपकी जो बुक का नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि वैश्वीकरण की समझ। और जो आपका चैप्टर है यूनिट 1 बी, आयाम, आर्थिक राजनीतिक तकनीकी और सांस्कृतिक आयाम। ठीक है, तो वैश्वीकरण के ये जो आयाम हैं इनके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक आयाम के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके ऑफलाइन एग्जाम्स में, जो कि 2022 में होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा बैकअप देख लेते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण शब्द आज के संदर्भ में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाले शब्दों में से एक है। ठीक है, वर्तमान में वैश्वीकरण शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है जो वस्तुएं, सेवाएं, मूल्यों और संस्कृति के आदान प्रदान से संबंधित है। ठीक है, वैश्वीकरण एक प्रकार की प्रक्रिया है जो कि एक देश से दूसरे देश क्या क्या पहुंचाती है, वस्तुओं को सप्लाई करती है, सेवाओं को करती है, मूल्यों को करती है और संस्कृति को करती है। ठीक है, वैश्वीकरण कहलाती है। अब आता है, वैश्वीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है जिसने दुनिया को एक एकल बाजार बनाया है और आर्थिक अंतर संबंधों के एकीकरण के कारण प्रेरित किया। ठीक है, तो वैश्वीकरण को एक ऐसी आप कह सकते हैं प्रक्रिया भी मानी जाती है जिसने पूरे विश्व, मतलब सारी दुनिया के देशों को जोड़कर एक बाजार बनाया है। ठीक है, एकल बाजार जिसे कहते हैं, और वो उसका क्या है, आर्थिक अंतर है। आर्थिक अंतर संबंधों का एकीकरण को प्रेरित करती है, मतलब कि पूरे विश्व में जितने भी छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं ये देश हैं, तो ये सारे देश एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब एक देश को कुछ चाहिए होगा तो वो अपने पड़ोसी देश से ले सकता है, पड़ोसी देश को कुछ चाहिए होगा तो वो अपने एक देश से मांग सकता है। उदाहरण के लिए, एक देश में कोई भी आर्थिक संकट दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को पूर्व समय की तुलना में अधिक ज़्यादा प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अब ये काफ़ी अच्छा उदाहरण है वैश्वीकरण को समझने का कि अगर दो देशों के बीच में आर्थिक संकट या किसी एक देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है तो उस आर्थिक संकट का जो प्रभाव है वो विश्व के बाकी देशों पे भी पड़ेगा जिनसे कि कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण लें, अभी रशिया और यूक्रेन में, जो बिल्कुल प्रेजेंट का उदाहरण है, रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो इसका जो कारण है वो पूरे विश्व पर पड़ रहा है। आप कह सकते हैं स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स हैं उनका रेट अप डाउन होता जा रहा है लगातार। ठीक है, गिरती जा रही है स्टॉक मार्केट। दूसरा, भारत में और विश्व के काफ़ी जगहों पे तेल जो खनिज है, जो कि रशिया और यूक्रेन की तरफ से होता हुआ आता है, उनका रेट आसमान छू रहा है। ठीक है, ऊपर उठ चुका है एकदम। क्यों? इसका कारण क्या है कि दो देशों के बीच में जो संघर्ष है उसके कारण पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है। तो यही वैश्वीकरण की एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्रक्रिया के रूप में आता है। इसीलिए लोग अन्य देशों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास में अपनी जिज्ञासा और रुचि रखते हैं। ठीक है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि उनका पड़ोसी देश सहित वो खुद और उनके आसपास के जो देश हैं वो भी विकसित हों। अब अगर यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यूरोपीय यूनियन के सभी देश चाहते हैं कि हम लोग विकसित हों। ठीक है, और आप कह सकते हैं जो भी छोटे छोटे देशों के ग्रुप होते हैं वो सब चाहते हैं कि हम लोग साथ में विकसित हो। ऐसा नहीं हो कि एक देश विकसित हो रहा है, नहीं, सभी साथ में विकसित हो ताकि विश्व का वो एक बाजार बन सके छोटा सा, और पूरे विश्व के देश आके वहाँ पे निवेश करें। ठीक है, लेन देन करें। यही वैश्वीकरण के पॉइंट्स में आता है। आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं तो आपके जो मार्क्स है काफ़ी हाई हो जाएंगे, क्योंकि किसी विशेष देश में होने वाली घटना का प्रभाव उनकी सीमाओं पर से परे होता है। अब आता है वैश्वीकरण और संस्कृति के बारे में, मतलब वैश्वीकरण के सांस्कृतिक क्या आयाम है, क्या स्थिति है। संस्कृति को अक्सर व्यक्ति या लोगों के समूह के लिए जीवन के एक तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो संस्कृति को एक प्रकार से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन किस प्रकार का, उनका कल्चर किस प्रकार का है, वही उनकी संस्कृति है, जिसमें विश्वास, दृष्टिकोण, प्रतीक और लोगों के व्यवहार और सोचने के तरीके शामिल है। जिसमें क्या क्या शामिल है? विश्वास, दृष्टिकोण, उन लोगों का दृष्टिकोण, उनका प्रतीक क्या है और लोगों का व्यवहार किस प्रकार का है, ये सब उनकी संस्कृति में शामिल होता है।
संस्कृति को एक ऐसे वस्तु के रूप में देखने की आवश्यकता है जो स्थिर नहीं बल्कि समय के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में बदलती रहती है। ठीक है, तो संस्कृति क्या है? हम लोगों को संस्कृति को एक प्रकार से इस प्रकार देखना है कि समय के साथ साथ संस्कृति सेम ना चले, समय के साथ साथ उसमें हल्के हल्के परिवर्तन आते रहें। वो परिवर्तन आर्थिक रूप में भी हो सकते हैं, सामाजिक में भी हो सकते हैं, राजनीतिक में भी हो सकते हैं। फिर आता है वैश्वीकरण और संस्कृति ने एक दूसरे को काफ़ी बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। ठीक है, जब से वैश्वीकरण विश्व में आया है, वैश्वीकरण की आप कह सकते हैं थ्योरी विश्व में दी गई है, और जिन जिन देशों ने वैश्वीकरण की आप कह सकते हैं नियम को अपनाया है, वैश्वीकरण को अपनाया है, उस देश की जो संस्कृति है वो बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम में विचार, मूल्य, साझा संस्कृति और यहाँ तक कि संस्कृति को साझा उपभोग प्रतिरूप के आदान प्रदान भी शामिल है। ठीक है, तो जब कोई देश वैश्वीकरण की थ्योरी को अपनाता है, वैश्वीकरण को अपनाता है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों में परिवर्तन आता है। जैसे कि उसकी संस्कृति में, उस देश की संस्कृति में जिसने वैश्वीकरण को अपनाया है, जैसे उदाहरण ले, ये एक देश है जिसने वैश्वीकरण को अपनाया है। ठीक है, तो इसके जो आसपास के देश हैं या फिर विश्व का कोई और भी देश है, इस देश की जो संस्कृति है वो तो है ही, इन देशों की संस्कृति भी यहाँ आएगी और यहाँ आके बसेगी। ठीक है, और दूसरा, इस देश की संस्कृति भी दूसरे देशों में जाके बसेगी, और ये जो आसपास है ये भी देश प्रभावित होंगे इसकी के कारण। संस्कृति में वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि एक देश की संस्कृति अन्य देशों में भी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में पेप्सी और कोको कोला का चलन था। समय के साथ साथ वैश्वीकरण के कारण कोको कोला बहुत ही ज़्यादा पिए जाने वाला पदार्थ बन गया। कहाँ पे? पूरे विश्व में। आपको पता होगा कि कोको कोला अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अमेरिका में बनाया गया था इसे। तो वैश्वीकरण से पहले कोको कोला को सिर्फ अमेरिका में यूज़ किया जाता था, बट अब आप जानते हैं कि कोको कोला वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी में से एक है, जो कि पूरे विश्व में पिए जाने वाले पेय पदार्थ में से एक है। ठीक है, कोको कोला को हर किसी ने पिया होगा एक समय पर, वो पूरे विश्व में फेमस में से एक कंपनी है। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ? वैश्वीकरण के कारण। अगर वैश्वीकरण नहीं आता तो शायद ही हम लोग कोको कोला को जान पाते। हमने अक्सर समाज के मैकडॉनल्ड जंक्शन शब्द के बारे में सुना होगा। यह शब्द समाजशास्त्री जॉर्ज रिटर्स द्वारा 1933 में अपनी पुस्तक में विकसित किया गया था, जो फास्ट फूड आर्थिक मॉडल की उपस्थिति और सामाजिक संस्थाओं पर अपने प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, तो मैकडॉनलाइजेशन, आप कह सकते हैं मैकडॉनल्ड का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, मैकडॉनल्ड एक अमेरिका की कंपनी है जो कि फास्ट फूड को बनाती है और सेल्स करती है। ठीक है, बट वर्तमान में आपने देखा होगा कि इंडिया में आपके स्टेट्स में, हर स्टेट्स में हर जगह मैकडॉनल्ड के छोटे छोटे ऑफिसेस खुल गए हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं जिसमें लोग जाते हैं और खाते हैं। तो इसका क्या कारण है? वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण कारण है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण के कारण अमेरिका, वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आया और यहाँ पे बस गया। ठीक है, और इंडियन कल्चर को काफ़ी बड़े हद तक प्रभावित किया। किस प्रकार प्रभावित किया? आप ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण जो इंडियन संस्कृति है उसका जो रुचि है लोगों के प्रति वो कम हो गई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वैश्वीकरण और वैश्विक गांव। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में भी इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्विक गांव के बारे में बताइए। तो ये पूरा पैराग्राफ है, चलिए इसको पढ़ते हैं। वैश्वीकरण के प्रसार और प्रभाव के कारण अब सभी देशों में ऐसे आवासीय स्थान का निर्माण किया जा रहा है जहां आवास की सभी आधुनिकतम संसाधन उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, तो पूरे वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में आप कह सकते हैं हर एक देश में एक ऐसी जगह बनाई जा रही है जहाँ पे हाई लेवल की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। ठीक है, और पूरे विश्व की जो संस्कृति है आप उस जगह पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उस आवासीय स्थान में विश्व के सभी देशों के व्यक्तियों को उनकी इच्छा से स्वतंत्र रूप से बसने की सुविधा होती है। ठीक है, दूसरा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उस जगह पे पूरे विश्व से कोई भी आ सकता है और वहाँ आके बस सकता है। ठीक है, एक ऐसी जगह बनाई जा रही हैं, उसको क्या कहते हैं? वैश्विक गांव। वैश्विक का मतलब पूरे विश्व का एक गांव जहाँ पे विश्व का कोई भी व्यक्ति आके बस सकता है, अपना जीवन चलन कर सकता है। ऐसे आवासीय स्थान जहाँ भिन्न देश, भिन्न विचार, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के सभी लोग रहने की व्यवस्था की जाती है, हम उसे वैश्विक गांव कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वैश्विक गांव कहते हैं, मतलब कि विश्व का गांव। ये आप नाम से भी समझ सकते हैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत ग्लोबल विलेज या वैश्विक गांव का मतलब विश्व के लोगों को एक दूसरे से जोड़ना। यह जुड़ाव यातायात, संचार के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, तो भारत में ग्लोबल विलेज का क्या अर्थ हो सकता है? सिंपल सी बात है, पूरे विश्व को
एक ऐसी जगह से जोड़ना जहाँ पे हमारी भी संस्कृति है, विश्व के बाकी देशों की भी संस्कृति वहाँ पे उपलब्ध है और विश्व का कोई भी देश आके वहाँ पे बस सकता है। बल्कि विभिन्न माध्यम से आपस में संपर्क स्थापित करना, मतलब वहाँ पे लोग आपस में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले संपर्क स्थापित करना, ऐसा लगता है कि पूरे विश्व एक परिवार या गांव के रूप में बदल गया। ठीक है, तो आप उस जगह पे जाएंगे या फिर आप अगर उसके बारे में सोचते भी हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे अमेरिका के भी कल्चर के लोग रहते हैं, रशिया के भी कल्चर के लोग रहते हैं, यूक्रेन, ठीक है, इटली, ये सब लोग वहाँ पे आके बस रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। तो वो क्या अपनी संस्कृति वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले मार्शल मैकलुहन ने ग्लोबल विलेज की परिकल्पना की थी। ठीक है, तो सबसे पहले किस व्यक्ति ने परिकल्पना की थी ग्लोबल विलेज की? मार्शल मैकलुहन ने ग्लोबल विलेज की, आप कह सकते हैं, थ्योरी प्रस्तुत की। उन्होंने इसकी कल्पना इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से लोगों के आपस में जुड़ने से की थी। उन्होंने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरे विश्व से कनेक्ट हो सकते हैं एक प्लेस पे। भूमंडलीकरण, भूमंडल के संदर्भ में स्पेस मतलब स्थान और टाइम समय दोनों लोप हो गया है। आज इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर द्वारा की वजह से पूरे विश्व एक तरह से ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव बन गया है। ठीक है, तो वर्तमान में आपने देखा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और गूगल, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके द्वारा क्या हो गया, पूरा विश्व एक गांव बन गया है। आप इंडिया में बैठ के विदेश के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ठीक है, आप विदेश में हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप किसी से भी बात कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है तो। ये किसके कारण हुआ? इंटरनेट के कारण। उसके बाद कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स को भी प्रस्तुत किया गया जो इस पर मदद करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, यूट्यूब, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब। सीवन के किसी गांव का आदमी सैन फ्रांसिस्को में बैठे किसी व्यक्ति से फेसबुक के माध्यम से संपर्क कर बातचीत कर सकता है। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया। अपने विचारों को साझा कर सकता है और उसके बारे में भी जान सकता है। ठीक है, अपने विचार बता सकता है। आप वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि विश्व में जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, उसके ऊपर पूरे विश्व में तनाव है। ठीक है, ये एक अच्छा उदाहरण हो सकता है कि विश्व में जो तनाव है उसके कारण ट्विटर पे आप देखेंगे तो आपको हैशटैग बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उन हैशटैग्स के नीचे आप चेकआउट करेंगे तो आपको कमेंट्स में लोग अपनी राय देते हुए दिखाई देंगे। फेसबुक पे आप देखेंगे कमेंट्स में, पोस्ट्स पे, तो लोग अपनी राय दे रहे हैं, मतलब कि पूरे विश्व के लोग वहाँ पे आके अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ग्लोबल विलेज एक तरह से बन गया, जान सकते हैं। इसके लिए दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के पास होना जरूरी नहीं, एक तरह से ये ग्लोबल विलेज या वैश्विक गांव है। अब आप अच्छा, आई होप कि आपको जो वैश्विक गांव का टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। आप जितने अच्छे पॉइंट बना सकते हैं आप उतने अच्छे पॉइंट बनाइए अपने एग्जाम्स के लिए, बिकॉज जो आपके पॉइंट्स है वहीं आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं वो कम हो सकते हैं। इसीलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर आता है सांस्कृतिक वैश्वीकरण को सुविधाजनक बनाने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक है जिन्होंने सांस्कृतिक वैश्वीकरण को सुविधाजनक बनाया, मतलब ईजी बनाया? संस्कृतियों के मध्य में विचार और दूसरों के प्रभाव को बढ़ावा देने से मीडिया, सोशल मीडिया नेटवर्क का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो संस्कृति और विचार को एक दूसरे से बढ़ावा देने के लिए किसका महत्वपूर्ण कारण है? मीडिया और सोशल मीडिया का। ठीक है, मीडिया, सोशल मीडिया का, दोनों का कारण है, ये कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आईटी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और नए विकास होने परस्पर संबंधों के पैमाने को बढ़ावा दिया है। ठीक है, आईटी के क्षेत्र ने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैश्वीकरण को बढ़ाने में और उसमें संस्कृति को फैलाने में, और महाद्वीप के संचार के लिए लगने वाले समय को भी कम कर दिया। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं आईटी के क्षेत्र ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए जो समय लगता है उसको कम करते करते बहुत ही कम कर दिया है। ठीक है, एक समय था जब इंटरनेट की सुविधा नहीं थी तो व्यक्ति को लेटर लिख के भेजना पड़ता था, तो वो लेटर विश्व के दूसरे कोने पे जाता था तो वहाँ पहुँचता था। बट अब क्या है, आप सीधा एक ट्वीट के जरिए, एक मैसेज के जरिए, फेसबुक, एक व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए आप विश्व के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं चुटकी बजा के। ठीक है, तो काफ़ी ईजी कर दिया है आपकी लाइफ स्टाइल को। वर्तमान में इंटरनेट के द्वारा एक व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में बैठकर एक व्यक्ति से संपर्क कर सकता है तथा बात कर सकता है, जिसके कारण एक देश की संस्कृति पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित हो रही है, पूरे विश्व उसके लुत्फ उठा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पूरा विश्व आपकी संस्कृति को देख रहा है, आप पूरे विश्व की संस्कृति को देख रहे हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि कई सालों पहले अगर हम कहें, जब इंटरनेट की सुविधा नहीं थी तो विश्व में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने भारतीय कल्चर को देखा भी नहीं था अगर वो भारत विजिट नहीं करते थे। ठीक है,
या उनको भारत के बारे में नहीं पता था तो उन्होंने नहीं देखा। बट जब से इंटरनेट की सुविधा आई है, लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं कि इंडियन कल्चर किस प्रकार का होता है। ठीक है, इंडिया में कितने प्रकार के कल्चर हैं, यहाँ पे कितने प्रकार के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो ये सब कौन देख सकता है? पूरा विश्व देख सकता है। और आप देख सकते हैं कि अमेरिका में इस समय क्या चल रहा है, अमेरिका का जो फेस्टिवल है, कल्चर है, वो किस प्रकार का है। तो ये सब आप देख सकते हैं किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट ने बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। तो आप इंटरनेट के ऊपर एक सेपरेट पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी हाई हो जाएंगे। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम। अब वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम के बारे में बात करते हैं। अभी तक हम बात करते थे वैश्वीकरण और संस्कृति के बारे में। अब सांस्कृतिक आयाम क्या है? सांस्कृतिक वैश्वीकरण कई विषय से विद्वानों की एकीकृत करता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण है वो कई विषयों पर कई सारे विद्वानों को एकजुट करता है, जैसे नवविज्ञान, समाजशास्त्र, संचार, सांस्कृतिक अध्ययन, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इन सब क्षेत्रों पे जो विद्वान है वो एक जगह पे आके रुकते हैं। यह क्षेत्र विशेष रूप से व्यापक है क्योंकि कई अवधारणाएं हैं जिन्होंने संस्कृति या अंतर्राष्ट्रीय के रूप में माना जाता है। ठीक है, कई ऐसी अवधारणाएं हैं जिनको सांस्कृतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है कि ये सही है। अब आता है सांस्कृतिक वैश्वीकरण का एक दृश्य पहलू अमेरिका फास्ट फूड चेन जैसे कुछ व्यंजन का प्रसार है। ठीक है, तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण का एक सिंपल सा उदाहरण है अमेरिका के द्वारा वेस्टर्न कल्चर का फास्ट फूड, जो कि आज के समय में हम लोग भी खाते हैं। दूसरे सबसे सफल वैश्विक खाद्य पदार्थ पेय दुकान मैकडोनल्ड और स्टारबक्स अमेरिका कंपनी अक्सर वैश्वीकरण के उदाहरण के रूप में उद्धृत कर रही है। अब बात करें स्टारबक्स, आपने सुना होगा स्टारबक्स की कॉफ़ी बिकती हैं। ये स्टारबक्स कहाँ से आई? ये है एक, आप कह सकते हैं, अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, जो कि भारतीय कल्चर में पूरी तरह से जुड़ चुकी है। भारतीय कल्चर से आपने देखा होगा हर एक एयरपोर्ट पे आपको स्टारबक्स के रेस्टो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैकडोनल्ड्स के रेस्टो तो आपको हर मेन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों ने अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी अपना व्यापार को बढ़ावा दिया। 36,000 से अधिक के साथ, ठीक है, 36,000 से अधिक के साथ आप कह सकते हैं कि तेज़ी से बढ़ रहा है। मैकडोनल्ड के काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं और 24,000 स्थानों के रूप में, ठीक है, 24,000 से ज़्यादा स्थानों पे ये सब रेस्टोरेंट्स विश्व की अलग अलग कंपनियां खुल चुकी हैं। दुनिया भर में कम कर रहे हैं 2015 से ही। 2015 की रिपोर्ट के उदाहरण से बात करें तो 36,000 से ज़्यादा कंपनियां और 24,000 से ज़्यादा स्थानों पे ये कंपनियां काम कर रही हैं। ये एक रिपोर्ट थी किसके द्वारा? बिग मैक इंडेक्स, एक अनौपचारिक और विश्व मुद्दाओं के बीच सक्रिय शक्ति समानता का उपाय है। बिग मैक इंडेक्स एक प्रकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, 2015 की ये रिपोर्ट है। अब बात करें आगे की, तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण के 3 उपायों में से एक है। ठीक है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण है वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोचेस में से एक है। आमतौर पर अकादमी साहित्य में पाया जाता है 2 अन्य, आर्थिक वैश्वीकरण और राजनीतिक वैश्वीकरण के साथ। ठीक है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण को किसके साथ जोड़ा जाता है? आर्थिक वैश्वीकरण के साथ भी और राजनीतिक वैश्वीकरण के साथ भी। हालांकि आर्थिक और राजनीतिक वैश्वीकरण के विपरीत सांस्कृतिक वैश्वीकरण व्यापक शोध का विषय नहीं रहा है। ठीक है, तो लोग मानते हैं कि एक प्रकार से जो सांस्कृतिक वैश्वीकरण है उसके ऊपर ज़्यादा शोध नहीं की गई है। सिंपल सी चीज़ें हैं, दूसरे देश की कंपनी किसी और देश में जाके अपना व्यापार शुरू कर रही है, साथ में उसके कल्चर के साथ मेल खा रही हैं और अपना कल्चर वहाँ पे फैला रही हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है सांस्कृतिक वैश्वीकरण अनुसंधान में एक बढ़ते हुए क्षेत्र प्रचलन प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध उपकरण के रूप में विश्व स्तर पर प्रचलन व्यवसाय क्रॉस संस्कृति चपलता का क्रियान्वयन से मेल खाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस संस्कृति शब्द आया। क्रॉस का मतलब 2 जो संस्कृति है वो एक दूसरे से क्रॉस खा रही है, मतलब एक दूसरे से मेल खा रही है एक पॉइंट पे आके। ठीक है, जैसे कि ये जो क्रॉस है आप देख सकते हैं, ये क्रॉस है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे 2 संस्कृति आगे एक दूसरे से मेल खा रही है। ठीक है, आप कह सकते हैं ये वाली संस्कृति है, ये यूएस की है और ये वाली इंडिया की है। ठीक है, तो 2 संस्कृति जब एक जगह मेल खाती हैं उसे क्रॉस संस्कृति आप कह सकते हैं का चलन चालू हुआ, कह सकते हैं। वैश्वीकरण को संस्कृतियों के बीच बढ़ते संघर्ष की प्रक्रिया से भी जोड़ा गया है, जिससे अक्सर सैमुअल हिटगिंटन के प्रसिद्ध लेख क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। ठीक है, अब एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है सैमुअल हिटगिंटन, जिन्होंने ये बताया कि 2 संस्कृति जो कि एक जगह पे आके मेल खा रही है
भविष्य में इन्हीं संस्कृतियों के बीच में आप कह सकते हैं युद्ध छिड़ेगा, ठीक है, इन्हीं संस्कृतियों के बीच में संघर्ष की जो है वो बढ़ेगा। उनका मानना है कि भविष्य में विशेष रूप से शीत युद्ध के बाद के युग में संघर्षों के उपक्षेत्र जो उपप्रयोग रहेंगे वो क्या रहेगा, संस्कृति, धार्मिक पहचान, युद्ध के क्या बनेंगे, कारण बनेंगे। वो उन्होंने बताया कि यही जो कारण है यही कल को युद्ध के कारण बनेंगे जो आज हम देख रहे हैं। अब बात करें आगे की, तो लोगों का यह भी कहना है कि वैश्वीकरण ने संस्कृतियों को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया और संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण भी वैश्वीकरण ही, इसीलिए कई देशों ने वैश्वीकरण के खिलाफ आंदोलन भी चला दिए हैं। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि वैश्वीकरण के कारण उनकी जो संस्कृति है वो दब गई है और जो वैश्वीकरण अपने साथ संस्कृति लेके आया था किसी और देश की, वो संस्कृति प्रचलन में आ गई है, ठीक है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है इंडिया में ही आप देख सकते हैं कि इंडियन जो फूड है या फिर इंडियन जो कल्चर है वो डाउन होता जा रहा है और वेस्टर्न कल्चर को हाई होता जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर की आप देख सकते हैं ड्रेसेस, जो जीन्स है, ठीक है, वो जीन्स आजकल हर व्यक्ति पहनता है। क्यों? क्योंकि वो जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे लोगों पे हावी हो चुका है एक प्रकार से। हम लोग आजकल जो फॉर्मल ड्रेसेस है या फिर आप कह सकते हैं कुर्ता पजामा हो गया, ये जो इंडियन कल्चर के ड्रेसेस है इनके मुकाबले हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या हुआ, वेस्टर्न कल्चर हम पे हावी हो गया है। वैश्वीकरण के तकनीकी उपाय, प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के विस्तार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी ने वैश्वीकरण को बहुत ज़्यादा फैलाया है। सीमाओं के परे प्रौद्योगिकी के का प्रसार तकनीकी वैश्वीकरण की विशेषता है। प्रौद्योगिकी का जो प्रसार हुआ वो तकनीकी वैश्वीकरण की क्या है, विशेषता। लोग केवल समाज और आर्थिक पहलुओं को प्रभावित किया बल्कि सामाजिक संस्थान, जीवन के तरीके और लोगों के विश्व दृष्टि को भी प्रभावित किया, ठीक है। तो यहाँ पे वैश्वीकरण आएगा इस शब्द के मुकाबले। ये आपको जो नोट्स हैं इनको हिंदी में लिखने में गलती होती है, तो आपको जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे आपको सही नोट्स देखने को मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ जाके जरूर चेकआउट करें अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो, ठीक है। तो वैश्वीकरण ने न केवल समाज के आर्थिक पहलुओं को प्रभावित किया बल्कि समाज के संस्थानों को, लोगों के जीवन को और उनके दृष्टिकोण को भी बहुत हद तक प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के कारण प्रौद्योगिकी का विकास बहुत तेजी से हुआ। वैश्वीकरण ने लेन देन, ऑनलाइन उपयोग, अनुसंधान और विकास में प्रगति, राष्ट्रीय सीमाओं पर मौजूद संसाधनों का उपयोग, बातचीत और ऑनलाइन माध्यम से एक देश को दूसरे देश से स्थानांतरित महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वैश्वीकरण की जो टेक्नोलॉजी जब वैश्वीकरण के साथ आई तो टेक्नोलॉजी ने क्या करा, वैश्वीकरण को बढ़ाने में मदद किया। किस प्रकार बढ़ाने में मदद किया, ऑनलाइन सेवाएं चालू करवा दी गई, ठीक है। ऑनलाइन लेन देन होने लग गया, एक देश का लेन देन दूसरे देश से होने लग गया, किसके थ्रू, ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू। और तो और आप ऑनलाइन माध्यम के एक देश के व्यक्ति से बात कर सकते हैं दूसरे देश में बैठ के, ठीक है। और भी ऑनलाइन सब चीज़ें ऑनलाइन मंगाने लग गई। तो क्या हुआ, प्रौद्योगिकी के कारण वैश्वीकरण बहुत हद तक फैला। वैश्वीकरण के समर्थक का तर्क है कि वैश्वीकरण के युग में प्रौद्योगिकी राष्ट्र के बीच आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में से एक महत्वपूर्ण कारण है। वैश्वीकरण के जो समर्थक हैं वो क्या मानते हैं कि वैश्वीकरण का जो युग है उसने टेक्नोलॉजी, राष्ट्रों के बीच आर्थिक विकास और जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा दिया है बहुत हद तक। एक ये भी तर्क है कि तकनीकी परिवर्तन की तीव्रता से कई विकासशील देश विकसित राष्ट्रों के कारण वैश्वीकरण का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पॉइंट को समझिए कि वैश्वीकरण के कारण जो अल्प विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं वो विकसित देशों के मुकाबले वैश्वीकरण का जो है दबाव है वो ज़्यादा झेल रहे हैं, ठीक है। अब बात करें हम अमेरिका और इंडिया की, ठीक है। तो वेस्टर्न कल्चर तो इंडिया में आ चुका है, लोग यहाँ को फॉलो भी कर रहे हैं, बट अगर हम बात करें अमेरिका में क्या वेस्टर्न कल्चर अधिक है, नहीं। अमेरिका में अमेरिका में इंडियन कल्चर की जो सीमाएं हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। हर किसी व्यक्ति को वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। और भी कई कारण हैं जिनसे कि अमेरिका अपना कल्चर तो पूरे विश्व में फैला रहा है, बट पूरे विश्व का जो कल्चर है वो उनके यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो क्या होता है कि विकसित देश अविकसित या विकासशील देशों का फायदा उठाते हैं बड़ी हद पे। संस्कृति और सामाजिक क्षेत्रों में प्रतियोगी लोगों ने नियमित रूप से जोड़ने और संपर्क बनाने में सक्षम बनाया, ठीक है। प्रौद्योगिकी ने क्या किया, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में क्या बनाया, सक्षम बनाया और संपर्क उनके बीच में स्थापित किया। परिवहन को देखे संसाधन विकास ने लोगों को अधिक नौकरी के अवसर प्रदान किए, पारिवारिक दायित्व और अवकाश और पर्यटन पर दुनिया में घूमने को सक्षम बनाया, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के कारण लोगों को नौकरियां मिली, ठीक है।
लोग एक देश से दूसरे देश में तकनीक और प्रौद्योगिकी के कारण जाके ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। उनके जो दायित्व हैं उनको पूरा करने के लिए उन्हें मौके दिए गए, किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। उदाहरण के लिए मैक आलू टिक्की, जो कि एक मैकडोनल्ड का एक प्रोडक्ट है, आप कह सकते हैं, ठीक है। एक मैकडोनल्ड का एक प्रोडक्ट है मैक आलू टिक्की बर्गर, जो कि क्या है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। उदाहरण के लिए यह व्यवसाय मॉडल को स्थानीय प्राथमिकताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला। साथ ही जब किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो हमें खाने के बहुत सारे वो मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं? विकल्प मिल जाते हैं। अब मैक आलू टिक्की मैकडोनल्ड का जो प्रोडक्ट है वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मतलब विश्व के कई देशों में उस कंपनी ने अपना वर्चस्व, आप कह सकते हैं, उसने अपना व्यापार फैला रखा है। अब साथ ही वो क्या करते हैं, जो मैक आलू टिक्की की जो कंपनी है वो भारत आई, उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत करा भारत के सामने, और साथ में कुछ आप कह सकते हैं भारत की संस्कृति के जैसा ही कुछ मॉडल प्रस्तुत किया, जिससे कि भारत ने उसे मान्यता प्राप्त करवा दी कि आप अपने हमारे यहाँ बेच सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने समय के साथ साथ चीज़ों को अपने अंदर ढाला, ठीक है, और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट प्रस्तुत किए जो कि इंडिया में खाए जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला, बट हम वेस्टर्न कल्चर के क्या हो गए, अधीन हो गए। अब हम वेस्टर्न कल्चर का ही सामान खाते हैं, जो कि बनाया गया है मैकडॉनल्ड कंपनी के द्वारा। वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी, मीडिया, परिवहन द्वारा पहली एक आम संस्कृति का उपयोग वैश्वीकरण की सांस्कृतिक फैली तकनीकी आयाम का एक प्रमुख विशेषता रहा है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है, मीडिया और परिवहन के द्वारा पहली एक आम संस्कृति का उपभोग है। क्या है कि मीडिया और जो परिवहन है वो वैश्विक टेक्नोलॉजी के कारण काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ है, और आम संस्कृति है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक फैली हुई तकनीक के आयाम का एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। अब आता है कि आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं के अलावा तकनीकी वैश्वीकरण ने भी राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित किया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ने भी जो आप कह सकते हैं किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। इसका एक उदाहरण अगर हम लें तो जब टेक्नोलॉजी विश्व में आई, ठीक है, अब आप जानते हैं फेसबुक, जो कि उदाहरण इसमें भी दिया गया है, चलिए उसे ही पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। वैश्वीकरण ने राष्ट्र की राजनीति को भी प्रभावित किया। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण में से एक है कि सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग हो रहा है। दुनिया भर में लोग लगातार विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं और अपनी राय साझा कर रहे हैं, जो उनके मेजबान देश और देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब उदाहरण को समझते हैं कि एक देश में आप कह सकते हैं कि आर्थिक संकट प्रस्तुत हुआ, ठीक है, आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। अब क्या हुआ है, वहाँ के लोगों ने कई सारी पोस्टों को दायर किया और विश्व का पूरा विश्व जाके उन पोस्टों को देखता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। वो लोग अपने व्यूज़ को प्रस्तुत करते हैं और पूरा विश्व उसको देखता है, ठीक है। उस देश के भी जिसमें आर्थिक संकट प्रस्तुत हुआ है वो लोग भी बात करते हैं, और वो देश भी जो कि उसे देखने आए हैं कि क्या व्यवस्था है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक देश की राजनीति को प्रस्तुत करता है, राजनीति को एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि वो जो देश है वो नहीं चाहता कि ये सब बातचीत हो, बट फिर भी ये बातचीत हो रही है। किसके कारण? सोशल मीडिया के कारण, क्योंकि सोशल मीडिया ओपन प्लेटफॉर्म है, तो आप कोई भी व्यक्ति वहाँ जाके अपना अकाउंट बना के सारी चीज़ें कर सकता है। यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि चाइना ने अपने यहाँ पे जो उनकी अपनी सर्विसेज हैं उन्होंने चालू कर रखी हैं, वो पूरे विश्व से कटे हुए हैं वर्तमान में भी, ठीक है। आप देखेंगे कि चाइना की कोई भी बात बाहर जल्दी से लीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बनाई है कि कोई भी बात अंदर से बाहर ना जाए और ना ही कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आके कुछ कर सके। इस प्रकार की उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप्ड कर लिया है। इसीलिए उनकी जो राजनीतिक चीज़ें हैं वो प्रभावित थोड़ी कम हद पे होती हैं। वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम को चुनौती, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चुनौती देती है वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम को? जितने भी उदाहरण हैं आप अपने उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं, आप हमारे उदाहरण भी लिख सकते हैं। तकनीकी विभाजन, तकनीकी जो आयाम हैं उनकी चुनौती क्या है? तकनीकी विभाजन। वर्तमान में तकनीकी वैश्वीकरण का प्रसार पूरे विश्व में फैला हुआ है, फिर भी राष्ट्र के समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी विभाजन मौजूद है। तकनीकी विभाजन का क्या तात्पर्य है कि ऐसी जगह जो बसी हुई हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, मेन एरियाज में तो आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, बट वहीं अगर आप बात करें ग्रामीण एरिया, विलेजेस एरिया की, तो वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो काफ़ी लो होगा, ठीक है। वहाँ पे अच्छे प्रकार की टेक्नोलॉजी प्रस्तुत नहीं होगी। ये क्या कहलाता है? तकनीकी विभाजन कहलाता है, एक जगह के या एक देश के अंतर्गत। राष्ट्रीय अधिकांश ऐसी जगह हैं या क्षेत्र है जहाँ पर तकनीकी अभी भी अच्छी तरह नहीं पहुँची, उन्हें तकनीकी का प्रयोग आदि क्षेत्र से वंचित हैं, और
यह एक सामान्यता प्रदर्शित करती है कि ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच में, ठीक है, ये चीज़ क्या प्रदर्शित करती है कि ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच में कितना बड़ा आप कह सकते हैं कि अंतर है, कि जो शहरी लोग हैं उनके पास तो हर प्रकार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, और वहीं बात करें हम ग्रामीण लोगों की तो वो टेक्नोलॉजी उनके पास कम उपलब्ध है। अगर हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली के ऐसी जगह जहाँ पे मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर आप कह सकते हैं मेन एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको होटल फैसिलिटीज़ या फिर हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हाई लेवल मिलेंगी, ठीक है। बट अगर हम वही बात करें विलेज एरियाज़ की, तो वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं वो भी बिल्कुल डाउन है। तो इसका क्या कारण, तकनीकी विभाजन इसका महत्वपूर्ण कारण है। फिर आता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की तुलना में प्रौद्योगिकी की एक उपयोग अधिकता। किसी देश के संसाधनों का निष्कर्षण करने के लिए अच्छे प्रकार के तकनीकी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो किसी देश में जो संसाधन उपलब्ध हैं उस संसाधन का प्रयोग करने के लिए आपको क्या चाहिए, हाई लेवल टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो किसके पास है, विकसित देशों के पास उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि हर देश के पास है, नहीं, विकसित देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप अपने संसाधनों का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। बट इसका क्या कारण है, जो समृद्ध देश है, देश के पास मौजूद है, जिन्हें हम विकसित देश भी कहते हैं, वह देश अपनी तकनीकी का प्रयोग करके विकासशील देशों के संसाधनों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ इस प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनी उपस्थित पर्यावरण को क्षति से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए अक्सर लोग जो होते हैं, नागरिक, वो समाज के पर्यावरणविदों द्वारा उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता होगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित देशों में पहले बनाई गई, उसके बाद वो विकासशील देशों में टेलीपोर्ट की जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। बट विकसित देश जो होते हैं वो विकासशील या अविकसित देश का सारा संसाधन निकालने की कोशिश करते हैं, उसको लेने की कोशिश करते हैं, किसके थ्रू, अपने टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। तो ये क्या कारण है कि विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देशों का फ़ायदा उठा रहे हैं बड़ी स्तर पर। इसीलिए पर्यावरणविद जो लोग हैं वो इस चीज़ का क्या करते हैं, पूरी तरह से विरोध करते हैं। सीमाओं के पार सूचना और प्रौद्योगिकी के प्रभाव अर्थशास्त्र, राजनीतिक, सांस्कृतिक के पद के चुनाव के माध्यम से प्रकट होता है, ठीक है। तो सीमाओं के पार जो प्रौद्योगिकी का प्रभाव है वो अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृति के पद पर चुनाव के माध्यम से प्रकट होता है। फिर आता है ऑनलाइन सोशल मीडिया, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और मीडिया के प्रभुत्व ज्ञान निर्माण और प्रसार को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली कारण क्या है, मीडिया के रूप में उभरा। मीडिया ने क्या करा, पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी को भी फैलाया सहित, और जो कल्चर है उनको भी एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुँचाने की कोशिश की। और ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। विकासशील और विकसित देश, शहर और ग्रामीण, अमीर और गरीब के बीच तकनीकी विभाजन तकनीकी वैश्वीकरण का एक निहित रहा है। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन को 20वीं शताब्दी के अंत में सामाजिक आंदोलन के रूप में वर्णित किया गया, ठीक है। 20वीं शताब्दी के अंत में एक प्रकार से माना गया कि जो वैश्विक आंदोलन है वो क्या है, वो सामाजिक आंदोलन है, समाज के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन है, जिन्होंने दुनिया में विकास के वर्तमान की प्रकृति के प्रति अपना विरोध को व्यक्त किया। जिन्होंने क्या व्यक्त किया कि विश्व में जो विकास हो रहा है उसका क्या कारण है, वैश्वीकरण कारण है, पर वहीं वो वैश्वीकरण हमारे देश को खा भी रहा है एक तरह से। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है, 1999 में सिएटल, ये एक उदाहरण है, ये उदाहरण काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको लिखना होगा, ठीक है, कि जो वैश्वीकरण के ऊपर जो विरोध चल रहे थे उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है 1999 में सिएटल की लड़ाई। सिएटल एक जगह है जहाँ पे आप कह सकते हैं आप जाके अपने मुद्दों को रख सकते हैं अगर आप एक हाई लेवल पे हैं तो। सिएटल में लड़ाई, ठीक है, सिएटल में लड़ाई हुई जब प्रदर्शनकारियों ने व्यापार संगठन जैसे विश्व वित्तीय संस्थान की आलोचना करते हुए सड़कों पर उतर आए और विशेष रूप से निष्पक्ष व्यापार, मानवाधिकार, श्रम अधिकार के संदर्भ में अनुचित होना प्रदर्शन किया। अब उन्होंने ये किस लिए करा, वो नहीं चाहते थे कि पूरे विश्व में जो वैश्वीकरण फैल रहा है उसके कारण किसी देश को भी हानि हो, और वैश्वीकरण के कारण हानि हो भी रही है, ठीक है, बड़े स्तर पर हानि हो रही है। राजनीतिक क्षेत्र में भी हानि देखने को मिलेगी, आपको आर्थिक क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी, और सांस्कृतिक क्षेत्र में तो हो ही रही है, ठीक है। तो 1999 में सिएटल में जो जगह है वहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने दंगा कर दिया था। वो लोग रोड पे उतर आए थे बैनर्स को लेके, ठीक है, और उनके वो क्या चाहते थे, विशेष रूप से उन्होंने निष्पक्ष व्यापार, मानवाधिकार और श्रम अधिकारों का मुद्दा जो है उसको उठाया था।
ठीक है। तो ये जो है आपके आज के चैप्टर के सारे नोट्स हैं। इसमें कई जगह हिंदी में लिखने में गलती हुई है, बट आपको हमारे जो नोट्स वेबसाइट पे अवेलेबल है वो आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी जो पहला पार्ट आया था आपने उसको काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया, काफ़ी अच्छे आपने उसको आगे तक पहुंचाया, तो प्लीज़ उस पार्ट को भी जितना हो सके देखें, और साथ में इसको भी देखें। आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आपके जो एग्जाम्स हैं वो ऑफलाइन मोड में होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे को पता है वीडियो में थोड़ी सी लेट हो रही है, बट ये जो नोट्स हैं इनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और साथ में मैं और सब्जेक्ट पे भी वर्क कर रहा हूँ 4th और 2nd सेमेस्टर के लिए, तो आप कृपया करके थोड़ा सा वेट करिए, पर आपको वीडियोस जल्द से जल्द मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।